करंट सिचुएशन है पैलेस्टीन और इजराइल की, सो आई डोंट थिंक कि इट इज फेयर सिचुएशन और यू कैन से इट इज आइडियल सिचुएशन टू टॉक अबाउट, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ब्लड वॉरफेयर हो रहा है। ऑल्दो मतलब दोनों अटैक्स दोनों साइड से हो रहे हैं, बट स्टिल द लूजिंग साइड इज पैलेस्टीन, वी ऑल कैन से दैट। अब इसमें बहुत सारे लोग, पहले हम लोग इनिशियल से हम लोग समझते हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो हमला हुआ मॉस्क ड्यूरिंग द प्रेयर्स, उसके बाद से इजराइल ने कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया, और जो मेन कॉन्फ्लिक्ट जो बॉम्ब्स का जो मिसाइल्स का जो इनिशिएशन हुआ वो पैलेस्टीन के साइड हमास से हुआ। सो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। और अभी भी मतलब स्टोरी अगर तुम दूसरे रिपोर्टर्स की देखोगे तो उसमें अलग स्टोरी है कि उसमें उन्होंने कहा कि इजराइल ने शुरू किया। सो ये अभी करंट सिचुएशन किसने इनिशिएट की और इतना बड़ा ये रायता क्यों फैल गया, ये हमें अभी भी मतलब नहीं पता। सो डू यू थिंक इट इज जेन्युइन इनफ टू अनलीश सच अमाउंट ऑफ wrath? इतनी बड़े अमाउंट पे ऑपरेशंस करना जस्ट फॉर अ पीस ऑफ लैंड इज feasible enough, और इट हैज अ सर्टेन हिस्ट्री? मतलब क्या इसका एक्चुअल एक्सपेक्ट है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि मतलब ये एक पॉइंट ढूंढ रहे थे कि हमें एक ट्रिगर मिले और हम स्टार्ट करें अपना जो मेजर मोटिव था इस पूरे ऑपरेशन का। भाई देखो, अब अगर कोई कोई बंदा है जो इजराइल का नहीं है, मान ठीक है, या जो पैलेस्टीनियन नहीं है, तो उसको एक्चुअली में इस बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होगा। हाँ, जो न्यूज मीडिया पोर्टल्स के थ्रू आ रहा है कि वायलेंस हुआ है, गाजा से कुछ जो पिक्चर्स आई हैं, जो आयरन डोम उनको रॉकेट्स को मार रहा है, मिसाइल्स को, और जो इजराइल अटैक कर रहा है गाजा के ऊपर, उसकी भी पिक्चरें आई होंगी जो एयर स्ट्राइक की हैं। लेकिन इट हैज अ सर्टेन हिस्ट्री, कि लोग देखने में कह सकते हैं कि मतलब ये ना कि क्या है, एक छोटा सा विवाद है, किसी को प्रेयर कर रहा है, क्यों परेशान करना, लेकिन इट हैज अ वेरी क्या कह सकते हैं, उसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, ठीक है, या बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री से है, ठीक है। तो हमको पहले वो समझना पड़ेगा एक्चुअली में कि ऐसा क्यों है, आखिर उस 35 एकड़ के कंपाउंड में ऐसा क्या है। तो ये सब शुरू होता है क्योंकि all the three religions are Abrahamic religions, Christianity, Judaism and Islam. तो हुआ क्या कि इस्लाम में एक जैसे प्रॉफिट्स होते हैं, वैसे इस्लाम में, वैसे जूस में भी मैसेंजर्स टाइप के होते हैं। जूस का जो मानना है कि ये जो अब्राहम थे, इनसे ये पहले मेसोपोटामिया में रहते थे, और फिर इनके पास भगवान का संदेश आया, और ये फिर चले गए वहां पे, वो जो जेरूसलम का इलाका है वो इजराइल, तो ठीक है, उसमें चले गए। और उसके बाद से उनको कहा भगवान ने कि ये तुम्हारा जो सन है इजाक, इसी के थ्रू जो है मतलब जुडाइज्म फ्लो होगा। और उसी इजाक का एक बेटा था, उसका नाम था जेकब, जेकब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसी को इजराइल भी कहा जाता था। तो जो नाम है इजराइल वो वहीं से आता है, उनके इजाक के बेटे के थ्रू, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब जो है वहां पे किंग सोलोमन थे, ये भी ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में तुमको मिल जाएगा, क्योंकि वहीं से सब फ्लो हो रही है। उसमें जो है मतलब ये जो कहानियां हैं, ये बुक 1 है ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल, हिब्रू बाइबल जिसको कहते हैं। तो उसमें एक बुक है, बुक ऑफ जेनेसिस, उसमें ये कहानियां हमको मिल जाती हैं, ठीक है। अब बिलीव करने वाले बिलीव करते हैं भाई, उस पर अपना कोई वो नहीं है, ठीक है। मतलब जिसको मानना वो माने, जिसको नहीं मानना ना माने, ठीक है, दैट्स द थिंग। तो हुआ क्या कि किंग सोलोमन ने वहां पे एक मंदिर बना दिया, ठीक है। फिर वहां पे आई थिंक बेबीलोनियंस आए, उसको तोड़ दिया। फिर दोबारा से 600 BC में एक बनाया गया एक मंदिर, उसको कहते हैं सेकंड टेम्पल, वहीं पे, ठीक है। फिर उसको AD 70 में एक रोमन एम्परर था टाइटस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने तोड़ दिया, ठीक है। अब जूस की जूस को भगाने का जो कार्यक्रम है, ये बहुत सालों से चल रहा है, ठीक है, कि हर जगह से भगाए जाते हैं। कोई डाउट नहीं है कि मोस्ट परसिक्यूटेड जो रिलीजन है वो यही है, इन्हीं के बंदों को सबसे ज्यादा मारा गया, ठीक है। तो ये फिर माइग्रेट करते रहे, कुछ जूस रहते हैं, मतलब जेरूसलम में रहते थे, लेकिन माइग्रेशन शुरू हुआ, क्योंकि थोड़ा मतलब किंग वगैरह तोड़ दिए, इनके मंदिर वगैरह उनको भगा दिया गया टोटली। रोमन्स ने तो काफी भगा दिया था इनको, टोटल ही भगा दिया था, ठीक है। अब उसके बाद से ज्यादा कुछ होता नहीं है, मतलब 7th सेंचुरी में फिर यूरोप में माइग्रेशन होता है उनका। इसके बाद से ज्यादा जो मतलब शुरू होता है एक्चुअली, और जो है वो होता है आई थिंक तो 1880s के बाद से, जब रशियाज में ज्यूज का परसिक्यूशन होता है, ठीक है। उसके बाद से वहां पे एक जायनिज्म की मूवमेंट चलती है, और उसके अंतर्गत प्रॉमिस लैंड मान लिया जाता है ज्यूज का, कि ये यही कंट्री है, और यहीं पे वो हिब्रू बाइबल का कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है कि यहाँ पे ये हुआ था।
तो वहां से मास माइग्रेशन शुरू होती है, ज्यूज आते हैं, क्योंकि ज्यूज के पास पैसा बहुत था पहले से ही, वो जमीनें खरीदते हैं अरबों से। और कई बार कई इंस्टेंसेस में ऐसा भी हुआ कि उन्होंने जमीनें जबरदस्ती हड़प भी ली। एक आध दो सम इंस्टेंसेस हमको मिलते हैं ऐसा, ठीक है। अब मुस्लिमों के क्या है वहां पे, तो मुस्लिमों का ये मानना है, मतलब इस्लाम में ये मानना है कि जो उनके पैगंबर मोहम्मद साहब थे वो 621 एडी में एक रात को वो घोड़े पे चल के आए, ठीक है, और उन्होंने जो है वहीं से जन्नत का सफर तय किया। जन्नत का सफर किया था, राइट। हाँ, जन्नत का सफर तय किया। तो उसके बाद ये हुआ कि जहां उन्होंने पांव रखा उसी को ये कहते हैं, उसी को आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसी को कहते हैं हरम अल शरीफ कहते हैं, या अलस्का मॉस्क कहते हैं उसको, ठीक है। वो तो बाद में उमैयदों ने बनाई थी, जो उमैयद खलीफत आई थी और प्रॉफिट के डेथ के बाद उन्होंने उस मस्जिद को बनाया था, उसी को ये अलस्का मॉस्क कहते हैं। और उसी कंपाउंड में एक रॉक डोम है, तो मानते हैं जहां से चढ़ के वो जन्नत गए मोहम्मद साहब, उसको वो रॉक डोम मानते हैं, उसको वो कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें तो मुस्लिमों के लिए भी बहुत ज्यादा वो है, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या कि जब रोमन एम्परर टाइटस ने वो तोड़ी थी, जो मैंने AD 70 में बात की, ठीक है, तो उसका आउटर वॉल अभी भी रिमेन हो गया, ठीक है। और जो अंदर का टेम्पल माउंट था वहां पे जाने की किसी भी जूस को इजाजत नहीं थी, पुजारी टाइप के लोग जाते थे, ठीक है, वो तोड़ दिया गया। अब एक्चुअली में जूस को पता नहीं है कि वो होली ऑफ होली साइट्स कहते हैं, कि वो एक्चुअली में कहाँ था उस 35 एकड़ के कंपाउंड में, उनको एक्चुअली नहीं पता कि कहाँ एक्चुअली में वो स्थित था। इसीलिए वो आउटर वर्ल्ड की तरफ प्रेयर करते हैं और अंदर नहीं जाते, क्योंकि उनको एक्चुअली में नहीं पता कि कहाँ है, ठीक है। ये तो हो गई दोनों चीज, ये दो हो गई। अब तीसरी आती है क्रिश्चियनिटी की। क्रिश्चियनिटी में भाई माना जाता है कि वहीं पे हैंग किया गया था बाय रोमन्स ईसा मसीह, हाँ, जीसस को। तो ये तीनों चीजें हैं। तो ये जो 35 एकड़ का कंपाउंड है, ये है बहुत छोटा सा, लेकिन इससे दुनिया के 3 बड़े रिलीजन स्टेम कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वहां जानने के लिए, ठीक। अब आते हैं मॉडर्न डे इसराइल पे, ठीक है। मॉडर्न डे इसराइल में मैंने जैसे कि बात की कि आफ्टर 80s माइग्रेशन शुरू हुआ, ठीक है। अब आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 एक बेल्फोर डिक्लेरेशन साइन होता है, ठीक। उसके अंतर्गत ये है कि जूस को प्रॉमिस किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा कि तुमको एक लैंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत परसिक्यूट हो रहे हो, ठीक। लेकिन ना ब्रिटिशर्स कहते हैं जहां जाते हैं वो रायता फैला ही देते हैं, उनका ये पुराना काम है। मतलब इंडियंस तो भुक्तभोगी हैं उसके, कश्मीर को लेकर हम आज तक परेशान है। तो वैसे उनके साथ भी किया गया, ठीक है, कि उन्होंने उनको प्रॉमिस किया प्रॉमिस लैंड, अरबों को कहा कि पैलेस्टाइन पूरा तुम्हारा होगा, क्योंकि वहां ज्यू सेटलमेंट अराउंड 30% हो गई थी, 3% से लेकर के 30% तक का रेज हो गया था इतने 50-60 सालों में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पैलेस्टाइन तुम्हारा हो जाएगा। और रशिया और फ्रांस के साथ अलग वो कोई एग्रीमेंट साइन कर लिया था कि उसके अंतर्गत तो सारी जमीनें बांट लेंगे ऑटोमन एम्पायर के टूटने के बाद, ठीक है। तो ये रायता हमेशा फैलाते हैं, इनका काम परमानेंट रायता फैलाना है, ठीक है। अब उसके बाद से लेकिन ये फिर उनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जूस मिलिशिया ने खुद ही रिबेल कर दिया, ठीक है। कि जब इनको रोक दिया गया इनको आने से कि हाँ बताओ, ठीक है, तो उसके खिलाफ खुद ही रिबेल कर दिया। अब आते हैं वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद UN का डिक्लेरेशन साइन होता है और 48 में इसराइल का गठन हो जाता है, ठीक। अब होता क्या है कि उसमें जो इसराइल है, तो इसराइल के 2 पार्ट हैं, एक जो इजिप्ट से बॉर्डर लिखता है वो गाजा साइड का, ठीक है, और एक जो सीरिया के साथ था उसको कहते हैं गोलन हाइट्स, और एक जो जॉर्डन के साथ था उसको कहते हैं वेस्ट बैंक। तो 3 बहुत छोटे छोटे, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई स्टेट जैसा इलाका है, क्योंकि इसराइल खुद ही बहुत छोटा है, तो बहुत छोटे छोटे इलाके हैं। तो इसमें ऐसे डिवाइड कर देंगे कि एक तरफ जैसे कह सकते हैं, मतलब पता नहीं मुझे किस एक्सटेंट तक सही होगा कि नहीं, जैसे पाकिस्तान था, जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान था कि मतलब बीच में इंडिया है। इंडिया तो खैर काफी बड़ा है, तो बीच में इंडिया है और उसके बगल में बांग्लादेश है, एक तरफ पाकिस्तान है। तो कुछ वैसा सा डिवीजन हो गया उसके बाद, ठीक है। उसके तुरंत बाद ही जैसे इसराइल बना, तो ये जॉर्डन, इजिप्ट वगैरह ने अटैक कर दिया इनके ऊपर, और जॉर्डन ने जो है ये जो शेख जर्रा वाला अभी का जो कॉन्फ्लिक्ट है उस इलाके को कब्जा लिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद यूएस की मदद से इसराइल ने काफी लंबी टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली, इन सबको खदेड़ दिया। अब होता क्या है कि फिर 67 में वॉर होती है। 67 के वॉर में ये सारा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया जाता है वेस्ट जेरूसलम, ये इसराइल के द्वारा, ये जितना ईस्ट जेरूसलम का इलाका है, गोलन हाइट्स, ठीक है, और ये वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, इवन
सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट का पार्ट था उसको भी कैप्चर कर लेता है, ठीक है। और तभी से ये पूरा इजराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि इजराइल फिर वहां पे अकोमोडेशन शुरू कर देता है। ये मोटी मोटी हिस्ट्री है। ओके, मतलब फिलिस्तीन के लोग इसलिए भी खफा रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारा एक जो लैंड एक टाइम पे पूरा था, अब वो हम एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में से दबा दिए गए हैं। सो वो काइंड ऑफ उसको मानते हैं कि क्या बोलते हैं, वो अग्रेसर है, इजराइल अग्रेसर है, वो उन पे बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं। ये काइंड ऑफ मेंटालिटी है जो वहाँ पे है। और इवन जो हमास और इसका जो कॉन्फ्लिक्ट हम लोग देख रहे हैं कि जो हमास का जो मेन एग्जिस्टेंस वो इसी वजह से फॉर्म हुआ था कि वो लोग जो गवर्नमेंट के साथ थे, मतलब तो वो गवर्नमेंट के से ज्यादा एक्टिव थे, वो उनका जो आइडियोलॉजी थी वो काइंड ऑफ सेम लाइन में थी कि हमें सब कुछ वापस चाहिए। सो आई गेस इस वजह से उसको फ्यूल मिला। और आगे आई थिंक अभी भी वो अभी स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि जितनी भी डेथ्स हुई उनके जनरल्स के अभी भी मतलब उस हिसाब से उनका जो यूनिटी है वो टूट नहीं रही है। ऑल्दो जो गाजा स्ट्रिप में भी जो हालत है आई थिंक बहुत खराब है, क्योंकि वहां पे जिस हिसाब से हमले हो रहे हैं, मतलब फैमिलीज लिटरली भाग रही हैं, अपने बच्चे, वुमेन, मतलब जितने भी लोग हैं। अब मेरे को एक एंगल्स में ये लग रहा है कि वहां पे देखो, एक चीज समझ में आती है कि आपकी फोर्सेस लड़ रही हैं, तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है, एक इक्वल बैटल है या काइंड ऑफ प्लस माइनस है, मतलब उसमें एक स्टैंड समझ में आता है। बट जहां पे सिविलियंस इन्वॉल्व हो जाते हैं वहां पे फिर मैट्रिक्स थोड़ा बिगड़ जाता है। हमास ने इतने सारे रॉकेट्स छोड़े, आई गेस 1000+, उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिससे वो इंटरसेप्ट कर सके मिसाइल्स को। और उनका जब डायरेक्ट अटैक हुआ तो काफी ज्यादा इंजर्ड हुए थे। और इनकी टारगेटिंग काफी स्मूथ थी, काफी पॉइंट पे थी, बट स्टिल जो मेन पॉपुलेशन थी फिलिस्तीन की वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर गई इसमें। मुझे जैसा लगता है जो करंट सिनेरियो देख के ये सीन लग रहा है कि मतलब इजराइल चाहता हो चाहे ना चाहता हो, लेकिन वहां के सिविलियंस चाहे चाहे टारगेट में आ रहे हैं। यहाँ पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे हम उसको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जो रियल इमेज है वो काफी अलग है इससे। So I think it's a quite confusing scenario. भाई देखो, बात ये है ना, बात दरअसल ये है कि लोग ये नहीं समझते। देखो सिविलियंस, ठीक है, जो गाजा स्ट्रिप है वो एक्चुअली में बहुत छोटी है, ठीक है, और उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। होता क्या है कि जब तुम किसी टारगेट को हिट करते हो, ठीक है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ क्योंकि पास में कि इजराइल सिविलियंस नहीं टारगेट करता है, ऐसी कोई बात नहीं कि पास में उसके ऊपर इल्जाम लगते रहे। और कई जगह ऐसा पाया भी है कि सिविलियन टारगेट हुए हैं। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि जब तुम एयर स्ट्राइक करते हो, ठीक है, तो तुमको ये नहीं समझ, इट्स नॉट लाइक कि कोई जैसे इंडियन बॉर्डर्स पे अटैक होता है कि यहाँ पे सिर्फ सैनिक बैठे हुए हैं, तो उतना इलाका है ही नहीं भाई, है ही बहुत छोटा इलाका, ठीक है। तो जब एयर स्ट्राइक होती है तो ऐसा भी होता है कि तुम किसी को टारगेट कर रहे हो सकता है उसके आसपास सिविलियन, इट्स वेरी मतलब प्रोबेबल। तो इसकी वजह से ये भी होता है कि कई बार उसमें सिविलियन अनइंटेंडेड भी टारगेट हो सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि सिविलियन जानबूझ के भी टारगेट कर दी जाते हैं, क्योंकि पास में से इल्जाम लगते रहे इसराइल के ऊपर, इसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। तो ये चीज है, ठीक है। और प्लस कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इनएक्यूरेसी भी, किसी चीज की एक्यूरेसी 100% तो है नहीं, तुमने कोई मिसाइल गिराई तो ऑब्वियसली वहां सिविलियंस रहते हैं, अगर टारगेट से थोड़ा सा भी डेविएट करा तो सिविलियंस को ही लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो हो सकता है कई इंस्टेंसेस में ऐसा भी होता हो कि इंटेंशन होता हो, लेकिन वो बहुत कम इंस्टेंसेस होंगे जहां तक मुझे लगता है। मोस्ट ऑफ द टारगेट वो ट्राई ऐसा ही करते होंगे कि मरे मिलिटेंट्स ही, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सिविलियंस मर जाते हैं, जो कि बहुत दुख की बात है। इसीलिए पीस बहुत जरूरी है वहां पे, इसीलिए इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ता जरूरी है इस चीज के लिए। ये चीज है। और कई बार ऐसा भी होता है ना कि गाजा से जो मिसाइल, लोगों को लगता है रॉकेट ऐसे लॉन्च हो रहा है कि मतलब वो कोई मिलिट्री कंट्री टू कंट्री वॉर है कि एक कंट्री दूसरे के खिलाफ जा रही है। एक्चुअली में गाजा में जो मैन्युफैक्चर होते हैं रॉकेट, वो स्टील के पाइप से होते हैं, ठीक है। वो इतने इनएक्यूरेट होते हैं कि कई बार खुद ही वहीं गाजा में गिर जाते हैं वो, तो वो खुद ही के सिविलियन खुद ही टारगेट हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब ग्राउंड ऑपरेशन करती है इजरायली डिफेंस फोर्स, तो कई इंस्टेंसेस में ऐसा हुआ कि वो अपनी फीमेल्स या बच्चों को आगो कर देते हैं जो मिलिटेंट्स होते हैं। तो इस वजह से भी सिविलियन कई बार टारगेट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई 100% कोई अनइंटेंशन टारगेट होता है या 100% इंटेंशन टारगेट होता है। कहानी कहीं बीच में ही लाई करती है हमेशा। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि ये 2-3 एस्पेक्ट्स हैं उसके। और कमिंग टू द वर्ल्ड सिनेरियो, अभी जॉर्डन से लोग गए वहां पे बॉर्डर क्रॉस करके, फिर इजिप्ट ने तीन मिसाइलें छोड़ी थी जिसमें कि एक उन्हीं के एरिया में गिर गई।
आईडीएफ में पोस्ट डाला था और 2 आई हैं। मैंने कहा कि अगर इजिप्ट, जॉर्डन और ईरान, जैसा कि अभी जो करंट सिनेरियो, अगर ये तीनों एक साथ आ गए फिर सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो सकती है। अगर नहीं है तो फिर पैलेस्टीन का गाजा स्ट्रिप तो आई गेस इज एट अ वेरी हाई स्टेक की, मतलब उस पे पूरा कंट्रोल ले लेगी इस टाइम इजराइल पॉसिबल। भाई देखो देखो, इसराइल के बारे में लोगों को एक चीज समझनी चाहिए, इसराइल पूरा देश ही नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर है, ठीक है। स्पेशली आफ्टर 2000 जो पॉलिसी शिफ्ट आई है, तो मोर क्या सकते हो इन द सेंस मोर राइटवर्ड शिफ्ट आई है उनके पॉलिसीज में, ठीक है। स्पेशली बेंजामिन नेतन्याहू 2015 में उन्होंने ऐलान किया था कि आई विल ऑक्यूपाई वेस्ट बैंक एंड समथिंग लाइक दैट, उन्होंने कहा था, ये स्टेटमेंट है उनका। तो ये चीज है। दूसरा, अगर मैं मानता हूँ अगर सीरिया, ठीक है, ईरान, भाई मुझे नहीं लगता कि ईरान खुल्ला बैकअप करेगा, ठीक है। ईरान ऑलरेडी हमास को बैक कर, ठीक है। तो ये मैं मानता हूँ कि ईरान खुल्ला नहीं आएगा। जो सीरिया को वैसे फंसे हुए हैं, ठीक है। जॉर्डन, इजिप्ट जो करना चाहे कर ले, इजराइल कुछ नहीं पीछे हटने वाला भाई, ठीक है। जहां तक मतलब मैं समझता हूँ, हालांकि अभी अपनी कोई समझने की मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ डिप्लोमेट टाइप हूँ जो बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग रखता हूँ, लेकिन यार देखो 2016 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था इसराइल के खिलाफ कि 14-0 से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। उसके बावजूद, ठीक है, 14-0 से मतलब अमेरिका अब्सटेन कर गया था, बाकी जो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर थे उन्होंने वोट किया था सारों ने खिलाफ कि इजराइल अब वेस्ट बैंक और गाजा पे वायलेंस नहीं करेगा, ऑक्यूपेशन नहीं करेगा। क्या इजराइल रुक गया 4 सालों से? तो इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि वो बहुत सुपीरियर है टेक्नोलॉजी में कंपेयर टू बाकी अरब देशों से, ठीक है। तो जॉर्डन जाएगा, अगर वो वार करते हैं 30-40 हजार बंदे उनके मरेंगे, होना कुछ नहीं है, ठीक है। ये चीज है। अनटिल अनलेस कोई बहुत इंटरनेशनल कोई P5 टाइप की कंट्रियां जो उसके खिलाफ एक्सर्ट करें प्रेशर वर्बली, लेकिन ये भी हमको समझना होगा कि इट्स नॉट लाइक कि सिचुएशन इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि जूइश पॉपुलेशन इसराइल से ज्यादा न्यूयॉर्क में रहती है, ठीक है, और उनकी अमेरिका में काफी तगड़ी डायस्पोरा है, तो वहां से भी स्ट्रिंग्स पुल कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक कि कोई P5 कंट्रियों के लिए भी इतना आसान है इसराइल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना, ठीक है। वो लीडर्स जो स्टेटमेंट देते हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग। देखो लीडर्स ने भी कहा, जो बाइडेन ने कहा ना पीस होने चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारी तरफ रॉकेट आ रहे हैं तो तुमको डिफेंस करने का वो है, ठीक है। तो ये चीज है। अब लोगों को जो हो हल्ला मचाना है ट्विटर पे वो मचाते रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई ट्विटर वॉरियर से, ठीक है। तो मतलब ऑन एन इंडिविजुअल लेवल तुम प्रोटेस्ट कर सकते हो, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स नॉट, तुमको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल तुम कर सकते हो, तुम्हारा जो भी ओपिनियन है तुम कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्विटर वॉरियर्स या जॉर्डन के या इजिप्ट के जाने से कोई फर्क पड़ने वाला है इसराइल की पॉलिसी। वो फर्क इंटरनली ही आ सकता है उनके पॉलिटिक्स से, वरना तो मुझे नहीं लगता। राइट। और मुझे एक और गलत एस्पेक्ट इसमें ये लगता है कि सबसे पहली चीज, अगर हमास को पता था कि हम एज इजराइल एज अ कंट्री को टेक डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली जो स्ट्रेंथ इजराइल के पास है वो हमास नहीं गैदर कर सकता कभी, सो अगर उसको उसका प्लान भी था अटैक करने का, तो उसको एटलीस्ट कुछ गाइडलाइंस देखनी चाहिए थी, कि एटलीस्ट सिविलियंस को बता देना चाहिए था, उनको मूव करा देना चाहिए था, या काइंड ऑफ सम प्रिपरेशन होती है ना कि अगर हम उनके माइंड, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर तुम हमला करोगे तो उधर से रिस्पॉन्स आएगा। अब तुम ऐसे थोड़ी कि हाँ अभी ट्रिगर हुआ, अभी कभी मार देंगे काट देंगे, ये तो मेरे ख्याल से आई थिंक वेरी चाइल्डिश मूव है। ये ना, ये एक्चुअली में तुम्हारी ये प्रॉब्लम ये इस थॉट में है, क्योंकि हमास इज अ रेडिकल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। यार रेडिकल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन क्यों किसी को गाइडलाइन देंगे? उनका काम ही है बम मारना भाई, ठीक है। वो चाहती ही नहीं, इसराइल का वजूद वो चाहते ही नहीं है ना। इवन जो PLO थी, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी जिसके तहत फतह रूल करती थी, क्योंकि लोगों को समझना चाहिए हमास एक्चुअली में गाजा कंट्रोल करती है, क्योंकि वो इलेक्शन के थ्रू आई। 2006 में उसने इलेक्शन जीता था, ठीक है, और 2007 में जाके उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था, ठीक है। एक्चुअली में उसके पहले फतह एक पार्टी जो पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी है उसके अंतर्गत एक उसी से एफिलिएटेड एक पार्टी, उसका नाम फतह, तो वो रूल करती थी गाजा और वेस्ट बैंक पे, ठीक है। अब क्या हुआ कि वेस्ट बैंक तो उनके पास है, लेकिन गाजा टोटली हमास के थ्रू आ गया। वो पहले इलेक्शन से आए हैं भाई, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है कि जो अचानक से कहीं से आ गए बम मार के कब्जा कर दिया, ऐसा नहीं है। वो वहीं के लोग हैं, ठीक है।
तो वो जब बिलीव ही नहीं करते इस चीज में कि इसराइल का कोई वजूद होना चाहिए, तो ऑब्वियसली उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने सिविलियंस मरे या वो मरे, आर्मी को बस मारने हैं, ठीक है। और वो इसीलिए 500-600 छोड़ते हैं, क्योंकि अगर इसराइल की आयरन डोम की एफिशिएंसी 90, 96, 97% भी हो, तो भी यार 600 छोड़ रहे हो, 700, 1000 छोड़ रहे हो अगर एक दिन में, तो 10-20 तो गिरने ही गिरने हैं, वो तो किसी भी हालात में ऑब्वियस। गिरने हैं, ठीक है। तो वो तो हमला करेंगे ना, तो उनको वही प्रॉब्लम है। और वो जेरूसलम पे भी अटैक कर रहे हैं, और रॉकेट्स उन्होंने जेरूसलम पे ही छोड़े, 2014 के बाद से पहली बार हुआ। तो पता नहीं क्यों वो छोड़ रहे हैं जेरूसलम में, जबकि उनकी भी वो होली साइट है, उनके लिए भी बहुत, जो थर्ड होलीएस्ट साइट है अल-अक्सा मॉस्क आफ्टर मक्का एंड मदीना। तो उसको राइट। पता नहीं क्यों छूट रहे हैं, ठीक है। अब भाई अगर तुम करोगे तो ऑब्वियसली इजराइल डिफेंस फोर्स को रिटेलिएट करने का मौका मिल ही जाएगा। और ये मेंटालिटी ना दोनों तरफ है, क्योंकि जब मैं एक इंटरव्यू मतलब एक काइंड ऑफ पब्लिक ओपिनियन देख रहा था, उसमें जितने भी ज्यूज से पूछा गया अरब्स के बारे में, तो कह रहे हैं उनको जिंदा रहने का हक नहीं, उनको सबको मार दो। और जितने लोगों से पूछा सब सामने ये वो। तो जो एक्सट्रीमिस्ट मेंटालिटी ना ये दोनों तरफ है। देखो और थोड़ा रही सा बात इस ये है ना, मेंटालिटी की। देखो ऐसा नहीं है, देखो कई लोग ऐसे भी हैं, खास करके क्योंकि ना जेरूसलम की अगर हम बात करें, तो जो वेस्ट जेरूसलम है वो बहुत एफ्लुएंट सोसाइटी है, और बेसिकली वहां पे वो लोग आए जो यूरोप से आए थे और उनके पास बहुत पैसे थे। और ये जो ईस्ट जेरूसलम का इलाका है, जहाँ पे अरब भी रहते हैं, जूस भी रहते हैं कुछ कुछ, तो ये एक्चुअली में उतनी एफ्लुएंट सोसाइटी नहीं, मतलब शेख जर्रा काफी एफ्लुएंट सोसाइटी है, लेकिन जो अरब से आए हुए जूस हैं वो थोड़े से हो सकता है उस मेंटालिटी के, क्योंकि वो उतने एफ्लुएंट नहीं है, ठीक है। तो इनकम डिस्पैरिटी वहां पे है, तो ऐसा नहीं, कई जूस इस बात का भी विरोध करते हैं इवन आउटसाइड द इजराइल आल्सो, कि जो इलीगल ऑक्यूपेशन हुई है वेस्ट बैंक और गाजा में, जो उन्होंने इवन वेस्ट बैंक में आई थिंक उन्होंने एक्चुअली में एक दीवार बना दी पूरी की पूरी, पूरी वेस्ट बैंक को घेर रखा उन्होंने दीवार बना करके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये है कि कई लोग उसका कंडेमनेशन करते हैं विद इन इजराइल आल्सो, ऐसा नहीं है कि वहां पे सब ऐसे ही रेडिकल लोग हैं कि मार दो काट दो इसी में यकीन रखते हैं, वहां भी कुछ लोग हैं, लेकिन यही है कि अब भाई देखो जिसका जैसा डोमिनेशन होता है, और यूजुअली रेडिकल्स डोमिनेट कर ले जाते हैं, ये चीज है। तो ऐसा नहीं कि सारे रेडिकल्स हैं, लेकिन भाई अब जिस देश का पूरा वजूद ही अगेन वही कहूंगा नेशनल सिक्योरिटी पे हो, तो वहां तुमको खतरा ऑब्वियसली महसूस, क्योंकि ना जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है इवन जॉर्डन में, जो पैलेस्टीन 51% ऑफ आई थिंक सो जॉर्डन पॉपुलेशन इज पैलेस्टाइन, और जो सीरिया और इजिप्ट में भी है काफी ज्यादा है, करीबन करीबन ये नंबर माना जाता है 50 लाख के आसपास पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो अगर वो कहीं समझौता हो गया पैलेस्टाइन पे, तो कई लोगों को ये लगता है कि सारे वो जो पैलेस्टीनियंस अगर आ गए तो हम खुद ही 8 लाख हैं, तो अगर 5 लाख वहां पे पैलेस्टीनियंस आ गए तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जानी है ना। तो कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, भाई वो सोच रहे हैं, अब उसका क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि भाई कौन सी किसकी सोच है। राइट। और ये जो पूरा स्टार्ट हुआ जो 1920s के क्रॉस आया था ना, फिर से जूस यूरोप से यहाँ पे फिर से बसने। हाँ, आफ्टर 19 बेलफोर्ड एक्सप्रेस। 19 हाँ, आफ्टर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वो लोग आए दोबारा सेटल होने के लिए, और वहां से जो मूवमेंट शुरू हुआ ना, तो उसके बाद से उन लोगों को ये नहीं था कि मतलब वो लोग ऐसा एग्रेसिव माइंडसेट ही लेके आए थे कि हमारी जमीन ये हमेशा थी, और मतलब वी कांट स्टॉप प्रेइंग हियर और लिविंग हियर, मतलब उनका ये माइंडसेट था। आई गेस वही जब पास ऑन होता रहा ये चीज उनको स्टार्टिंग से ही बताई जाती है, एंड आई थिंक दैट इज व्हाई इजराइल इज द माइंडसेट ऑफ पीपल इज सच फिक्स्ड, क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं कि मतलब वो लोग बहुत मिलनसार है समथिंग लाइक दैट, दे हैव आल्सो सर्टेन काइंड ऑफ फिक्स्ड मेंटालिटी, सो इट्स फ्रॉम द बोथ ऑफ द साइड्स एज वी कैन सी। नहीं, उसके बाद से तुम इंस्टेंसेस भी देखो ना, प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं है, देखो जब इजराइल का गठन हुआ, ठीक है, हो सकता है उनकी मॉडरेट मेंटालिटी रही हो या किसी की रिजिड भी रही हो, ठीक है, लेकिन तुम इंस्टेंसेस देखो, जैसे मैंने 1948 का जिक्र किया, 1967, ये तो केवल 2 थे। उसके बाद एक योम किपुर वॉर भी हुआ था 73 में, ठीक है, और जो है उसके बाद 73 में 1 महीने की वॉर चली थी, ठीक है। फिर उसमें जो है वो जीत गया था, इजराइल जीत गया था, तीनों वॉर इजराइल जीत गया था, 48, 67 और 73। फिर उसके बाद से देखो कैंप डेविड अकॉर्ड साइन हुआ, ठीक है। तो उसके बाद से इजिप्ट ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन इजिप्ट के जो उस वक्त के साथ प्रेसिडेंट थे उनको मार दिया किसी बंदे ने, सिर्फ इसीलिए कि तुमने इजराइल को रिकॉग्नाइज कैसे कर लिया,
तो जब इतने लोग भी डर जाते हैं ना, जब सोचो तुम प्रेसिडेंट को कोई इसलिए मार दे, किसी दूसरे देश के प्रेसिडेंट को इसलिए मार देगी क्योंकि तुमने एक इजराइल नाम के देश को रिकॉग्नाइज ही कैसे कर लिया, ठीक है। तो लोगों के मन में भी थोड़ा सा डर बैठ जाता है ना कि अगर मैं इनके साथ नहीं रहूंगा तो ऐसा हो जाएगा। और जब ये लोग सामने नहीं आते तो ये मिलिटेंट वाले बहुत, जैसे 90 जो हमास है उस नहीं, जो पीएलओ है वो 1964 में बनी थी, ठीक है। वो उसका उसके बहुत प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं, यासिर अराफात, वो इंडिया भी आते जाते रहे कई बार। तो ये है, तो ये बनी थी मतलब टॉक्स के लिए, इनका बिलीव था टॉक्स में। लेकिन जब से ये हमास आई, ठीक है, ये आई थिंक सो इनका एक फर्स्ट इंटिफिडा हुआ था समथिंग लाइक दैट 1987 से 1993 तक। उसके बाद से एक्चुअली में आफ्टर 1990s, आफ्टर मिड 1990s जो है राइज हुआ हमास का। और हमास बिल्कुल नहीं यकीन करता है, ठीक है। उसके बाद से उन्होंने जो है सेकंड इंटीफा हुआ, वो भी 2000 से 2005 तक चला, क्योंकि वो जो पहले इंटीफा के जो कुछ क्लॉजेस थे कि 5 साल बाद हम फिर टॉक करेंगे इसके ऊपर, वो ब्रेक डाउन हो गए, तो फिर इसने किया। और उसमें जो है आफ्टर 2006 जब से उसने गाजा कैप्चर किया हमास ने, बहुत रेडिकल मतलब बहुत ज्यादा उसने रॉकेट से फायर किए हैं। इसीलिए तो आयरन डोम बनाना पड़ा आफ्टर 2006। आयरन डोम 2006 में ही अनाउंस कर दिया गया था, 2011 में, क्योंकि बहुत ज्यादा वायलेशन होती थी गाजा की तरफ से, ये हमास वाले बहुत रॉकेट फायर करते, तो तभी से रॉकेट फायर कर रहे हैं। इसीलिए पूरा आयरन डोम बनाना पड़ा उनको कि कभी भी मिसाइल आ सकती है। तो ये चीज थी ना, तो लोगों के मन में भी बैठ गया ना कि भाई ये नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर पीस की तरफ गए तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि बचेगा ही नहीं इसराइल, ठीक है। तो भाई उनके भी कुछ ऐसा नहीं कि तू उनको कोई लेजिटिमेसी नहीं दे सकते उनके स्टेटमेंट को, उनके भी स्टेटमेंट में दम है, ठीक है। तो ये भी एक चीज थी कि लोगों के मन में भी बैठ गया ना कि तुम जब 2012, 2014, 2016, 2010 हर जगह कई बार ऐसा हुआ कि वायलेंट प्रोटेस्ट हुए। उसमें ऐसा नहीं कि गलती इसराइल की तरफ से नहीं थी, जैसे एरियल शेरोन करके कोई इनके मिनिस्टर थे या शायद प्राइम मिनिस्टर थे, आई डोंट रिमेंबर क्लियरली। वो घुस के 2000 में वहां पे टेम्पल माउंट में, ठीक है। और वहां पे जो है वो जो है उसके पहले भी एक पैलेस्टीनियन को इजरायली डिफेंस फोर्स ने मार दिया था, क्योंकि शायद वो किसी इजरायली को मारना चाह रहा था, तो उसके ऊपर भी दंगे बढ़े थे। जैसे मतलब मैं मतलब जैसे अपना स्टैंड, अपना ओपिनियन दे देता हूँ उसको कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उसका स्टैंड बहुत दूसरा हो सकता है इंडियन जनता से, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि तुमको एक कंट्री रन करनी होती है तो तुमको अपने इंटरेस्ट देखने होते हैं, और तुम्हारे इंटरेस्ट इस वक्त इसराइल से ज्यादा अलाइंड है। तो इंडियन गवर्नमेंट ओपनली आके पैलेस्टाइन को ये नहीं कह सकती कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अगर तुम ध्यान से एनालाइज करोगे तो तुमको पता चलेगा कि जब भी ह्यूमन राइट्स की बात आई है पैलेस्टाइन में, इंडिया ने हमें या तो अब्सटेन किया है वोटिंग से यूएन में, या तो इसराइल के खिलाफ वोटिंग की है। इवन दो, और नरेंद्र मोदी के टाइम पे भी ऐसा हुआ, इवन दो हम कहते हैं नेतन्याहू बेंजामिन और मोदी जी की बहुत अच्छी दोस्ती है, उसके बावजूद भी तो ऐसा नहीं कि इंडिया ने स्टैंड नहीं लिया इसके लिए। लेकिन भाई तुम ये भी तो देखो, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, उसके बाद कई राडार सिस्टम्स उनके यहाँ से आते, कई सारी टेक्नोलॉजी। तो इंडिया एज अ कंट्री स्टैंड नहीं ले सकता पैलेस्टाइन के साथ, ओपनली तो नहीं ले सकता एटलीस्ट, ठीक है। तुम हो सकता है बैक चैनल टॉक चलती हो, या बैक चैनल कोई एड प्रोवाइड कर दो तुम उनको, वो हो सकता है, लेकिन ऑन फ्रंट इंडिया नहीं ले सकता। पीपल्स का क्या रिएक्शन है वो दे आर, मतलब हमने जो बात की उसके हिसाब से वो जज कर सकते हैं कि उनको क्या स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है। वो मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से जज कर सकते हैं, उनको जैसा ठीक लगे वो इसराइल के साथ जाना चाहते हैं इसराइल के साथ जाए, उनको पैलेस्टाइन के साथ जाना चाहते हैं पैलेस्टाइन के साथ जाए, वो उनका टोटल प्रेरोगेटिव है, ठीक है। ठीक है, इसमें कोई बहुत मॉरली 100% करेक्ट नहीं है, कोई मॉरली 100% करेक्ट नहीं है, कोई दोनों साइड की गलतियां हैं, ठीक है। अब जिसको जहां स्टैंड लेना है वो ले सकता है भाई, तो बस। एग्जैक्टली। और इसमें दोनों एस्पेक्ट हर इंसान को देखना जरूरी है, ऑल्दो इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है, बट स्टिल यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट इन डिटेल बिफोर टेकिंग अ साइड, क्योंकि जरूरी नहीं आपको जो अच्छा दिख रहा है वो समथिंग अदर इन्वॉल्व इन। सो टू डील प्रॉपर्ली आप उसको समझिए, हर एक एस्पेक्ट को चेक करिए, क्या हिस्ट्री में हुए थे, अभी करंट इवेंट्स से सब कुछ डिराइव करना
is not a good solution. So always go in the history, check out the facts, check out the different sources. आप जाइए different cases पढ़िए, उसके बाद फिर आप decide करिए क्या सही है, क्या ethnic नहीं है. That's it. So I guess we can agree on this कि proper checking और proper aspects के साथ ही हमको किसी conclusion में जाना चाहिए before going on Twitter and raging out against someone. So I guess this is what this is all about. So yeah, this was it, and I hope that you guys liked the episode. And we'll guys see you in the next episode with another interesting topic or any opinion or any interesting event. Till then, stay happy, be energetic,